बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को पढ़ा था। आज हम इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाज आवर प्रीवियस टॉपिक, लास्ट टाइम का टॉपिक था, लेकिन आज हमने उसमें स्पेशल केसेस बनाने। लेकिन क्यों ना मैं लास्ट टाइम का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको एक दफा कंक्लूड कर दूं। जो आखिरी बात मैंने आपको सिखाई थी वो कुछ इस तरह से थी कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होगा, तो टकराने के कोलिजन के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी यानी कि v1 डैश और दूसरी बॉल की वेलोसिटी यानी कि v2 डैश निकालना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस मौजूद है। अब वो इक्वेशंस याद कैसे करनी है मैं अब आपको समझाता हूं। एक दफा फिर से ये ट्रिक याद रखिएगा। पहले आपने यहां पर भी एक v1 लिख देना और प्लस करके यहां पर भी v2 लिख देना, फिर इसी तरह यहां v1 और यहां v2। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने सारे डिनोमिनेटर्स में m1 प्लस m2 लिख देना। ठीक हो गया? यहां तक तो कोई मसला नहीं। ठीक, अब जरा देखें, ये एक फार्मूला v1 डैश का है, 1 आ रहा है, तो यहां आप सोचें 1 है और यहां आप सोचें 2 है, क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 पहले और 2। यहां v2 डैश है तो 2 पहले आ रहा है, तो यहां आप 2 सोचें फिर 1 सोचें। मैं 1 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जब कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो आपको पता है नजर भी नहीं आती, इसलिए हम सिर्फ उसको सोचते हैं, लिखते नहीं। अब इसके साथ भी m आएगा, इसके साथ भी m आएगा। ये v2 के साथ लिखा हुआ है तो m2 बन जाएगा, ये v1 के साथ लिखा हुआ है तो m1 बन जाएगा। लो जी, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगली बात सुने, रह गई ये जगह और ये जगह। यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे m1 और m2 को, तो m1 माइनस m2। अब यहां भी आप सोच रहे हैं m1 माइनस m2, मगर नहीं, m2 माइनस m1 लिखेंगे। अब आपको ये कैसे याद रखना है, अगेन ये v1 के साथ है तो 1 पहले आ रहा है, ये v2 के साथ है तो 2 पहले आ रहा है। तो ये है तरीका, वो इक्वेशन जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी, उनको किस तरह से आप लोगों ने जहन नशीन करना है, तो इनको भूलना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्पेशल केस इलास्टिक कोलिजन का। केस नंबर 1, और सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 1 की स्टेटमेंट। केस है क्या, क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, तो जरा देखते हैं जी। सिनेरियो कुछ इस तरह से है। केस 1 ये है, व्हेन अ बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगी, याद है ना इलास्टिक कोलिजन। व्हेन अ बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल। ये केस यूं कह रहा है, अगर हम ड्रॉ करें, ये दो बॉल्स हैं और एक बॉल वेलोसिटी v1 से चल रही है और दूसरी बॉल वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, मगर मैं बोल रहा हूं ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, यानी कि एक बात तो मुझे पता चली कि m1 और m2 आपस में बराबर है। तो फिर जब आपस में बराबर हैं तो फिर मैं क्यों m1 और m2 बोलूं, मैं क्यों ना m ही कह दूं। तो मैं कहता हूं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। अब अगली बात सुने, ये जो मैंने आपके सामने केस लिखा है ये टकराने से पहले की बात है। बिफोर कोलिजन के दो एक जैसी बॉल्स सेम स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर तो ये जाकर उसको हिट करेगी। तो ये है बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है। लेकिन हमारा आज का इंटरेस्ट इस बात पर है कि टकराने के बाद क्या होगा। तो वही दो बॉल्स हैं, हमने देखना है
कि यही दो बॉल्स मैसेज M1 और M2 जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद वेलोसिटी यानी कि V1 डैश क्या होगी और इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद V2 डैश क्या होगी। और ये सारा सिनेरियो कब का है? आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। तो ये है हमारा आज का केस। तो सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि आज का क्वेश्चन क्या है। हमें फाइंड आउट करना है V1 डैश और V2 डैश। अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि V1 डैश और V2 डैश फाइंड आउट कैसे करना है। ये भी देखिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए कि M1 और M2 बराबर है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो हम कहते हैं कि मास M। अब जरा देखिए, जरा देखते हैं इनकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। बुक ने इसको मैथमेटिकली डिराइव नहीं किया, तो मैं आपके सामने पूरी डिटेल बताता हूं कि एक्चुअली बुक वाला आंसर कैसे आएगा। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आपके सामने दो अलग-अलग जगहों पर साइमल्टेनियसली एक ही साथ ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूं। सबसे पहले तो आप V1 डैश और V2 डैश के फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं इनको लिख लें, और क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं तो मैं अब जल्दी से लिख देता हूं। ये था V1 डैश फाइंड आउट करने का तरीका, और इसी तरह हमारे पास V2 डैश फाइंड आउट करने के लिए भी अब आपने सिंपल क्या करना है बच्चों कि आपने वो वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी वैल्यूज? ये देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि जितना M1 है उतना ही M2 है उतना ही M है, तो जहां M1 और M2 आएगा हम M पुट करेंगे। तो जरा देखिए, ये M1 और M2 आ रहा है, इनकी जगह हम M पुट करेंगे, नीचे भी M पुट करेंगे, यहां भी M पुट कर दूंगा, ये भी M1 M2 है, इनकी जगह M पुट कर दूंगा। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो M माइनस M जीरो आ जाएगा और M माइनस M जीरो आ जाएगा, तो ये सारी टर्म ही क्या हो जाएगी? जीरो। तो V1 डैश में एक टर्म तो पूरी की पूरी जीरो हो गई। अगली चीज देखते हैं जी, इसमें क्या बचा? 2M, नीचे क्या है? M प्लस M कितना होता है? 2M ही होता है, ये कैंसल। तो V1 डैश जीरो तो वैसे ही ऐड होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी V1 डैश कितनी आई? V2 के बराबर है, यानी पहली बॉल की टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी है? जितनी दूसरी बॉल की टकराने से पहले थी, यानी कि पहली बॉल ने दूसरी बॉल की वेलोसिटी ले ली। तो ये जो मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, अब मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर इसकी जगह लिख देता हूं कि भाई ये तो V2 आ गया। अब अगली बात जरा तवज्जो से देखनी है, इसको सॉल्व करते हैं। V2 डैश M1 की जगह M, M1 M की जगह M और M, V1, यहां M2 की जगह M, M1 की जगह M, M1 की जगह M, M2 की जगह M और V2 अगेन। अब ये सारा जीरो बन रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि M माइनस M जीरो आएगा। तो V2 डैश किसके बराबर आया? 2M ओवर M प्लस M, 2M और साथ V1, और वो तो जीरो है, ये भी कैंसल हो जाएगा। तो देखें जी V2 डैश किसके बराबर आया? V2 डैश V1 के बराबर आया। ये क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी पढ़ते हैं। टकराने के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी टकराने से पहले फर्स्ट बॉल की थी। इसका मतलब जिस तरह से फर्स्ट बॉल ने
आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी अडॉप्ट कर ली, इसी तरह से सेकंड बॉल ने आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी अडॉप्ट कर ली। यानी कि अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि भाई पहले केस में क्या हुआ, तो पहले केस में हम कहेंगे, ये सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जहां से स्टार्ट हो रही कि व्हेन ए बॉल collides elastically with an identical moving ball, ये हमारा केस था बेसिकली, अभी तक मैं वही लिख रहा हूं। अब आगे जी, आइडेंटिकल मूविंग बॉल, अब क्या होगा, वो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो पहली बॉल दूसरी बॉल की वेलोसिटी अडॉप्ट कर लेगी और दूसरी बॉल पहली बॉल की वेलोसिटी अडॉप्ट कर लेगी। तो हमारे पास जो बिफोर और आफ्टर कोलिजन का केस बना वो कुछ इस तरह से बना। जरा देखते हैं ये जो केस का कोलिजन है ये दिखने में किस तरह का लगता है। तो आइए जरा देखते हैं इसको एक एग्जांपल से कि ये बिलियर्ड बॉल्स है। एक बिलियर्ड बॉल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दूसरी बिलियर्ड बॉल जो कि उतने ही मास की है 7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उसको हिट करेगी जब, तो टकराने के बाद जिसकी वेलोसिटी 10 थी उसकी 7 और जिसकी 7 थी उसकी 10 हो जाएगी, यानी कि अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे। शर्त क्या है कि इनके मैसेज अगर सेम हो। तो इसकी एप्लीकेशन आपको कहां देखने को मिलती है, बिलियर्ड बॉल्स में या स्नूकर में। आइए जरा देखते हैं केस नंबर 2। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में मैंने स्टेटमेंट अभी आपके सामने एज इट इज रखी हुई है केस नंबर 1 वाली, थोड़ी सी चेंजेस लेकर आऊंगा। पहले मैंने बोला था व्हेन अ बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल, मैं आइडेंटिकल बॉल तो लूंगा लेकिन अब मैं दूसरी बॉल जो है उसको रेस्ट पर लूंगा, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है और सिर्फ यही मूव कर रही है। तो यहां से हमारे पास आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट कह लें या आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल कह लें, रुकी हुई बॉल। लेकिन अभी भी क्योंकि आइडेंटिकल बोल रहा हूं तो मैसेज सेम है और हमें मालूम है जब मैसेज सेम हो तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं। अगली बात जरा देखें, हमें ये v1 वेलोसिटी से जा रही है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो बाद में इसकी वेलोसिटी टकराने की इसकी क्या होगी और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वही हम लोगों ने देखना है। तो आफ्टर कोलिजन का केस जरा देखते हैं क्या होगा। आइए मैथमेटिकली चेक करते हैं, वही इक्वेशंस हैं। अब यहां 3 बातें, एक तो m1 और m2 जहां भी है वहां m पुट करना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि v2 जहां भी आया वो 0 पुट करना है क्योंकि अब दूसरी बॉल रेस्ट पर भी है। उससे एक काम बड़ा आसान होगा, ये देखिए ये भी v2 आ रहा है, इधर 0 पुट करूंगा, ये भी v2 आ रहा है, इधर 0 पुट करूंगा, तो दोनों टर्म्स का ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो एक तरह से काम थोड़ा सा आसान हुआ, बाकी जगह हम पुट कर देते। तो v1 डैश इज इक्वल टू m1 की जगह m, m2 की जगह m, m1 की जगह m, m2 की जगह m, v1 और प्लस अगली सारी टर्म वैसे ही 0 हो जाएंगे। इसी तरह यहां पर भी कर लेते हैं जी, v2 डैश किसके बराबर आएगा, m1 की जगह m, नीचे m1 और m2 की जगह m, देन v1 और ये सारी चीज 0। अब m माइनस m भी तो 0 होता है, लो भाई ये टर्म भी 0 हो गई, तो देखो v1 डैश कितना हुआ 0, यानी कि टकराने के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों ना मैं इसको यहां पहले ही पुट कर। अब जरा देखते हैं दूसरी बॉल का क्या सिस्टम बनेगा। ये तो v2 डैश किसके बराबर है 2m, नीचे m प्लस m, ये भी तो 2m ही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। टकराने के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी टकराने से पहले पहली बॉल की फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी, यानी v2 डैश तो v1 हुआ। यहां से हमें एक और बात पता चली, इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी 0 थी, टकराने के बाद इसकी 0 होगी, इसकी v1 हो गई,
हुआ यहाँ भी इंटरचेंज, और हमें पहले ही मालूम था जब भी मासेस सेम हो, आइडेंटिकल बॉल्स हो, तो वेलोसिटी तो इंटरचेंज होती है। लेकिन पहले केस में एक ने दूसरे की वेलोसिटी, दूसरे ने पहले की वेलोसिटी से मूव किया था। यहाँ क्योंकि दूसरी बॉल रेस्ट पर है, जब इसको इसकी वेलोसिटी मिलेगी ये रेस्ट पर आ जाएगी और ये उसी वेलोसिटी से आगे चली जाएगी। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके कंक्लूजन, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोलिजन आप लोगों ने कहाँ देखा हुआ है। जरा देखिए कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, पहले आप केस का नाम एग्जैक्ट लिखेंगे कि व्हेन अ बॉल collides elastically with an identical stationary ball, रुकी हुई बॉल। ये तो हो गया केस का ही नाम। अब होगा क्या? होगा ये कि फर्स्ट बॉल विल अडॉप्ट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, और सेकंड बॉल की तो वेलोसिटी 0 थी, तो वो फर्स्ट बॉल रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल विल कम टू ए रेस्ट, फर्स्ट बॉल रुक जाएगी। सेकंड बॉल क्या करेगी? एंड सेकंड बॉल विल टेक ऑफ। टेक ऑफ होता है रवाना होना, तो वो रवाना हो जाएगी किस वेलोसिटी से? पहली बॉल की वेलोसिटी। टेक ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, तो सेकंड बॉल पहली बॉल की वेलोसिटी से ही अडॉप्ट करके उसी से टेक ऑफ कर जाएगी। टेक ऑफ का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पूरे कंक्लूजन में, इसको हाईलाइट करके लिखना आप। आइए जरा देखते हैं ये कोलिजन रियलिटी में कैसे दिखता है। आपको याद होगा कि अगर आपने स्नूकर कभी खेली है कंप्यूटर के ऊपर या रियलिटी में, तो अगर आपके पास एक बॉल रेस्ट पर हो जैसे कि स्टार्ट में होता है, और आप क्यू बॉल से उसको हिट करें, तो क्यू बॉल अगर उसके बिल्कुल हेड टू हेड टकराए, हेड ऑन कोलिजन हो, यानी कि साइड पर ना टकराए, बिल्कुल सीधे टकराए, तो इस सूरत में क्यू बॉल रुक जाती है और जो दूसरी बॉल है वो उसी की वेलोसिटी लेकर आगे चली जाती है। तो ये वाली एप्लीकेशन भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी अगर आप स्नूकर से बात। आइए अब जरा देखते हैं केस नंबर 3। आइए स्टूडेंट्स जरा आप देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में सबसे अहम बात यह है कि अब मैं मासेस सेम नहीं रखूंगा, बल्कि एक लाइट बॉडी कोलाइड करेगी मैसिव बहुत बड़ी बॉडी के, लेकिन वो स्टेशनरी, मैसिव स्टेशनरी बॉडी। तो ये v1 की वेलोसिटी से जा रही, जबकि ये v2 की वेलोसिटी से, v2 0 है और ये रुकी हुई है। बाद में इसकी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। यहां जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पुट करनी है वो ये है कि इसका मास इसके मुकाबले में बहुत कम है, इतना कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि m1 is very small as compared to m2। तो जब ये इतना कम है तो जहां भी m आएगा मैं उसको अप्रोक्सीमेशन में 0 पुट करूंगा क्योंकि इतना कम। और दूसरी बात हमें ये भी मालूम है कि क्योंकि दूसरी जो हैवी बॉल है वो रेस्ट पर है, तो उसकी जो स्पीड पुट करनी होगी तो v2 0 पुट करूंगा। तो अब जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये देखिए जी, यहां पर फिर v2 आ रहा है, v2 तो 0 है क्योंकि स्टेशनरी बॉल रेस्ट पर है। यहां पर भी v2 आ रहा है, ये पूरी टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगी। इसको और इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखते हैं v1 डैश, इधर m1 की जगह, याद है m1 की जगह अब m नहीं पुट करना, m1 की जगह 0 पुट करना है। तो m1 की जगह जी 0 पुट कर दिया, माइनस m2 ओवर m1 की जगह फिर 0 पुट कर दिया, प्लस m2 इंटू v1, और दूसरी टर्म तो वैसे ही 0 हुई है। अब जरा देखते हैं v1 डैश किसके बराबर आएगा, माइनस m2 ओवर प्लस m2 टू v1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जरा देखिए हमारे पास v1 डैश किसके बराबर है, माइनस v1, यानी कि पहली बॉल की टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी जितनी उसी की टकराने से पहले थी। तो नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर नेगेटिव साइन बता रहा है कि पहले ये इधर जा रही तो टकराने के बाद ये वापस पलट जाएगी,
और नजर भी आ रहा है कि ऐसा ही होगा जब कोई छोटी सी चीज को बड़ी सी चीज पर फेंके। तो यहां पर जरा देखते हैं, यहां पर ये 0 पुट कर दिया था तो ये वाली टर्म तो सारी की सारी 0 होगी। मजे की बात यह है कि m1 को हमें 0 पुट करना है। इसका मतलब जब मैं m1 यहां 0 पुट करूंगा वो भी तो सबसे मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 हो जाएगा। तो v2 डैश की तो कैलकुलेशन बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो ये है कि v2 डैश 0 है, यानी कि स्टेशनरी बॉल जो मैसिव बॉल थी वो पहले भी रुकी हुई थी और मैसिव बॉल बाद में भी रुकी ही रहेगी, उसको लाइट बॉल के टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन देखते हैं, सारी स्टेटमेंट यही लिखेंगे कि व्हेन ए लाइट बॉडी collides with a massive stationary body, वो से टकराएगी, ठीक है, इट विल, वो वापस पलट रही है ना, इट विल, वर्ड देखिएगा जरा, इट विल बाउंस बैक विद सेम वेलोसिटी, वो वापस उसी वेलोसिटी से पलट जाएगी जो लाइट बॉल है, जबकि हमारे पास जो हैवी बॉल है वो वैसी ही रहेगी। एंड मैसिव बॉल विल रिमेन स्टेशनरी, वो रुकी है और रुकी ही रहेगी। ये देख लें, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस तरह से लास्ट में हमने देखा था टेक ऑफ, इसमें वर्ड है बाउंस बैक। जरा देखते हैं कि क्या हमने कभी ऐसा कोलिजन देखा है। तो ये देखिए जी, अगर आपके पास एक बहुत मैसिव बॉडी हो, इमेजिन करें ये दीवार है, तो दीवार एक मैसिव बॉडी है, जब मैं इस पर बॉल फेंकूंगा, बॉल एक लाइट बॉडी है, तो इससे टकराने के बाद बॉल सिंपल वापस पलट जाएगी, ऐसे ही है ना। और क्या मैसिव बॉडी को फर्क पड़ेगा? दीवार पहले भी स्टेशनरी थी, अब भी स्टेशनरी रहेगी। तो यहां पर आपने देखा होगा, इसके अलावा स्क्वैश प्लेयर जो हैं वो ये खेलते हैं, तो वो स्क्वैश के अंदर ये सारी सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं, क्योंकि वहां जो बड़ी वॉल से जब लाइट बॉडी टकरा कर आती है तो वो बिल्कुल सेम वेलोसिटी से वापस जो है वो बाउंस बैक करती है उसी डायरेक्शन। अब जरा डिस्कस करते हैं लास्ट केस। आइए स्टूडेंट, जरा केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 केस नंबर 3 का बिल्कुल ऑपोजिट है। केस नंबर 3 में एक लाइट बॉल एक हैवी बॉल से टकरा रही थी जो कि स्टेशनरी थी। अब हमारे पास केस नंबर 4 में एक हैवी बॉल एक स्टेशनरी लाइट बॉल से टकराएगी। व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। अब यहां पर इसका मास बहुत कम है, तो m2 इज वेरी मच लेस देन m1. इट इज सो लाइट दैट इट्स मास कैन बी निग्लेक्टेड। तो उसका मास हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, कहेंगे कि जहां भी m2 आया वहां मैं 0 पुट करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी और इन्हीं को हम पुट करेंगे और हमारे पास ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। जरा देखते हैं, v2 तो 0 ही पुट करना है यहां पर भी और यहां पर भी, तो हमारी दूसरी टर्म एक दफा फिर से दोनों में 0 हो जाएगी। तो यहां भी ये टर्म 0 है और यहां भी ये टर्म 0 है। दूसरी बात, m2 को भी हमने 0 पुट करना है। अब जरा देखिएगा, m2 को 0 पुट करता हूं यहां पर, तो ये v1 डैश इज इक्वल टू m1 एज इट इज माइनस m2 0 ओवर m1 एज इट इज और फिर m2 0 और v1 और वो सारी चीज तो 0 हो गई। यहां से हमारे पास v1 डैश कितना आएगा, देखें m1 से कैंसिल हो जाएगा तो v1, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी है, जितनी उसी की वेलोसिटी टकराने से पहले है। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉल। और ऐसे ही है, अगर आपके पास एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन के सामने साइकिल आ जाए, क्या इससे ट्रेन की स्पीड कम होगी? ना होने के बराबर। तो ट्रेन तो उसी स्पीड से जाती रहेगी। असल मसला है व्हाट विल हैपन टू द साइकिल, उसकी स्पीड क्या होगी, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये जो हमारे पास v1 डैश है ये v1 है, यानी कि स्टेशनरी बॉल जो हमारे पास मैसिव बॉल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा यहां पर देखते हैं, ये तो 0 हो गया था, यहां पर 2 एज इट इज आ जाएगा। m1 की जगह m1 ही पुट करना है, m1 की जगह m1 और m2 की जगह 0।
यहां से हमारे पास ऊपर भी 2m1 आ गया, नीचे m1 ही आया और v1 और वो 0 है उसको अब नहीं लिखता। m1 से कैंसिल। जरा देखिए टकराने के बाद दूसरी बॉल की, हल्की बॉल की, लाइट बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? हैवी बॉल की वेलोसिटी जिससे उसने हिट किया था उसका डबल। यानी कि हमने देखा कि अगर ट्रेन जो है वो किसी साइकिल को हिट करती है 10 की स्पीड से, तो ट्रेन की स्पीड 10 है और 10 ही रहेगी, लेकिन साइकिल की स्पीड, साइकिल 0 थी, लेकिन उसको आगे को धक्का लगेगा 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव करेगी उस फोर्स की वजह से। तो जरा देखते हैं कंक्लूजन में आपको मालूम है, सबसे पहले तो मैं ये जो रिजल्ट आया इसको लिख लूं, तो v2 डैश किसके बराबर आया? 2v1 के बराबर है। अब जरा देखते हैं जी कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और स्टेटमेंट ये है कि व्हेन ए मैसिव बॉडी collides with a light stationary बॉडी। अब ये तो केस लिख दिया मैंने, होगा क्या? मैसिव बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी स्पीड की, ठीक है? मैसिव बॉडी will continue its motion with same velocity, उसी वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी with same velocity, but light ball will, अब वो आगे को उसको धक्का लगेगा, इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, will bounce off। पहले हमने बाउंस बैक पढ़ा था केस 3 में, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं को चेक करना एग्जामिनर ने। बाउंस बैक किसी चीज को आगे को धक्का पड़े, बाउंस ऑफ किसी चीज को आगे को धक्का पड़े, तो बाउंस ऑफ विद डबल द वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉल। तो एक दफा फिर से देखते हैं कि ये केस रियलिटी में दिखेगा कैसे। तो देखिए जी हमारे पास स्टूडेंट्स, इमेजिन करें एक बहुत ही हैवी बॉल है और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है, और उसके सामने एक बहुत हल्की बॉल है, बहुत उसके मुकाबले में जिसका मास ना होने के बराबर है, और वो रेस्ट पर है। जब वो हिट करेगी, जो बड़ी बॉल है वो टकराएगी, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन जो छोटी बॉल है जब वो हिट करेगी तो टकराने के बाद वो उससे डबल वेलोसिटी से आगे बाउंस ऑफ करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। तो ये थे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के कुछ स्पेशल केसेस। वैसे कोलिजन कई टाइप्स का हो सकता है, उसके तो इनफिनिट हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं, मगर ये 4 केसेस रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद आगे को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए